आप एशिया कप लेके आए, आप वर्ल्ड चैंपियन बने, अब अगला वर्ल्ड चैंपियन मैं बनना चाहता हूँ। यू आर द फर्स्ट वन जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। आइडिया कब आया कि अरे बॉडी बिल्डिंग चीजें इसमें करियर बनाऊंगा? सब कुछ करा है इस जीवन में, बट करने के बाद कुछ चीजें छोड़ दी इसलिए कि उनमें मजा नहीं आया, और ये चीज जो है मैं लाइफ लॉन्ग करना चाहता हूँ। बट फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी बोला कि ऐसी बाजारों में बहुत मिलती हैं। जब आप प्रिपेयर करते हो उस समय आपका फूड इनटेक क्या रहता है? 600 ग्राम चिकन, 15 से 20 अंडे, 3 से 4 स्कूप वे प्रोटीन की, 100 ग्राम ओट्स, 400 ग्राम चावल, 300 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम फल। ये सब मुझे किसी ने बताया जब तक नॉनवेज नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, तो तब से मैं खा रहा हूँ। टेररिज्म वगैरह लोकल चैंपियनशिप में या नेशनल में या इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है क्या? हमारा क्या है, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो हो सकता है चीटिंग। उस समय आपका रूटीन क्या होता था मॉर्निंग टू इवनिंग? मैं उठते ही मैं बता नहीं सकता, बहुत तेज हो रहा है। शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसके अलावा और कौन कौन से डिफिकल्टीज आई आपको ड्यूरिंग दैट टाइम? मैं आज भी करता हूँ। मुझे लगता है ये मेरी एक नई माशूका है, मतलब नई गर्लफ्रेंड बनी है जिससे मुझे भी बहुत करनी है। आप इसी चीज के लिए बने हो? 43 साल का हो जाऊंगा अब। मुझे जितना मजा करने में आया वो मुझे और किसी में नहीं आता। आज के गेस्ट कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं है साहब, इनका नाम है यतेंद्र सिंह। ये एशिया कप के भी विनर हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। अब तक 68 से ज्यादा कंपटीशन ये जीत चुके हैं, चैंपियंस ऑफ द चैंपियन ये बन चुके हैं। कई जिम रन करते हैं, खुद का न्यूट्रिशन ब्रांड रन करते हैं, और साथ में पैसा एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं जिसमें 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। तो अगर आप जिम जाते हो या जाना चाहते हो या हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट है। ये आपको आपकी फूड हैबिट के बारे में बताएगा, जिम हैबिट के बारे में बताएगा, कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप जिम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या हेल्थ को लेके सीरियस हैं, न्यूट्रिशन को लेके सीरियस हैं, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए, या मैं कहूंगा आज का पॉडकास्ट हर उस भारतीय के लिए है जो फिट रहना चाहता है। वेलकम यतेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच राहुल जी। अब मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा जो एकदम बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशनेट है, जो बंदा जिम में जाना चालू करते हैं उसको लगभग पिछले 3 से 4 साल 5 साल से जिम जा रहा है, और अब वो आपको देख के कह रहा है कि सर आप एशिया कप लेके आए, आप बने वर्ल्ड चैंपियन बने, अब अगला वर्ल्ड चैंपियन मैं बनना चाहता हूँ, या अगला भाई साहब एशिया कप मैं लाना चाहता हूँ, अब देश के लिए मैं मेडल लाऊंगा, या मैं भी बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूपी या मिस्टर गुजरात या मिस्टर राजस्थान बनूंगा। तो अब उसके लिए बात करते हैं ताकि ये सेक्शन उसके लिए जिससे वो मोटिवेट फील करे। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वेंट जिम? उस समय कितने बड़े थे और वो कहां से चालू हुआ वो लव अफेयर? पहली बार जिम कब गए, क्यों गए, कैसे गए? यार मैं ना एक बहुत ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के बादल में घिरा हुआ था, और किसी ने मुझे बोला कि पता नहीं तेरा कुछ होगा नहीं होगा, तू जिम चल। मैंने उससे पहला सवाल किया था जिम क्या होता है, तो उसने कहा चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू, मतलब मैं उस इंसान का शुक्रगुजार हूँ। बट मैं जब पहली बार जिम गया तो आज 15 साल उम्र रही होगी, पहले दिन ही बादल मेरे छठे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के। तभी से मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये चीज एक ऐसी है जिससे जो वाकई में बहुत अच्छी लगी मेरे को। बट हाँ 15 की उम्र थी, और मैं गया बिकॉज ऑफ कि बहुत पतला था। कहाँ था जिम? मतलब थोड़ा सा सहारनपुर में लिंक रोड पे। मुझे आज भी याद है मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, और मैं इस व्यक्ति के बराबर में जो मेरे बैठा था उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी बॉडी थोड़ी सी ठीक थी, बट मैं बहुत ही कमजोर सांवला सा छोटी हाइट का था। तो वो उस जिम में जाया करता था लिंक रोड पे असद भाई के पास, और वो मुझे पहले दिन ले गया कि तू यहाँ जा थोड़ा सा वर्कआउट कर। और जब मैंने वर्कआउट किया तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अच्छा सर एक चीज है, क्योंकि और देखो सर मैं इस लव स्टोरी को पनपते हुए इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि आप सुनो ना, जो आदमी आप इसी चीज के लिए बने हो, आप भारत को मेडल दिलाने के लिए बने थे, और जब उस चीज में जाते हो तो आदमी को अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाए कि यार मैं आज तक जो भी कर रहा था वो कुछ नहीं था, ये लक्ष्य है, मैं इसलिए बॉर्न हुआ, तो वो तो लव होता ही है। तो जिम पहली बार गए वो दिन था। हाँ जी। अब उस दिन के बाद एक तो होता है मैं कैजुअल जिम चला गया, फिर प्यार में कब पड़े और आइडिया कब आया कि अरे बॉडी बिल्डिंग चीजें इसमें करियर बनाऊंगा? जब पहले दिन गया तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, और जब मैं घर गया तो मैं थोड़ा खुश था। तो मैं बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये अलग तरीके की खुशी की जो एंट्री हुई है मेरे जीवन में, ये जिम से हुई है या किसी से फोन पे बात कर ली थी या क्या कर लिया था, स्कूल में था, पता नहीं।
बट फिर मैं अगले दिन जब गया, तीसरे दिन गया, जब चौथे दिन गया, देन मुझे लगा इट्स बिकॉज ऑफ कि जो मैंने एक्सरसाइज की है उसकी वजह से मुझे वो खुशी मिल रही है जो मुझे स्कूल में, घर में या XYZ कहीं नहीं मिल रही थी। तो आई थिंक प्यार तो चौथे दिन हो गया था कि भाई ये चीज जो है मैं लाइफ लॉन्ग करना चाहता हूं, बट मेरा बॉडी बिल्डिंग करने का, वर्ल्ड चैंपियन बनने का ऐसा कोई ड्रीम नहीं था उस चौथे दिन बस ये था, यतेंद्र को पहली बार अपने आप को निखारने का जो थोड़ा सा समय मिला है और अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ जिम में मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ना मेरे रंग को कोई देख रहा है, ना मेरी कोई हाइट को देख रहा है, सब अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो अच्छा सा एनवायरनमेंट है। तो आई वांट कि मैं जितनी टाइम इस एनवायरनमेंट में रहता हूँ तो खुश रहता हूँ। तो सर इनिशियल स्ट्रगल क्या रहा? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जिम में गए, प्यार हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ने लिए भी 4 दिन गए, 4 महीने गए, 4 साल गए। जिम जाना नॉर्मली कहते हैं यार बड़े लोग जाते हैं जिम में, बोले 16 साल की उम्र में तो स्कूल कॉलेज छोड़ के तो कहाँ जिम में जा रहा है। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा या एंटी रहे, क्या रहा? जब मैंने पहला कंपटीशन खेला, जो वो था मेरी एक्सरसाइज के साल भर बाद ही, मैं मिस्टर क्लब बन गया था जिम का। और वो भी सर के कहने के अनुसार, सर ने मुझे बोला तेरे को कंपटीशन खेलना है, तो मैंने खेल लिया। घर में किसी को नहीं पता था। तो मेरी एक छोटी सी शील्ड है, ठीक है, वो आज भी रखी है मेरे पास। तो जब मैं वो घर लेके आया तब मैंने मम्मी पापा को बताया कि मैं जिम के साथ साथ एक कंपटीशन खेला था तो मैं जीत गया। तो मैंने पापा के चेहरे पे, मम्मी के चेहरे पे तो चमक देखी कि उनको अच्छा लगा है। बट क्योंकि ये पेशे की उतनी ज्यादा इज्जत, मान सम्मान नहीं था, तो उनको अंदर से प्रसन्नता के साथ साथ घबराहट भी थी कि यार ये पहलवान बनेगा, मारेगा लोगों को, क्या करेगा, यही छवि है, यही छवि थी। बट आई डोंट थिंक कि मेरे पापा ने या मम्मी ने कभी मुझे नहीं रोका। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी बोला कि ऐसी शील्डें बाजारों में बहुत मिलती हैं, पढ़ो लिखो, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। वो लाइन मुझे आज भी याद है, और मुझे वो शख्स का नाम भी याद है, और वो मेरे काफी क्लोज भी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट अगर वो लाइन उन्होंने नहीं बोली होती तो आज मेरे पास 150 जो ट्रॉफी का शोकेस बनाया हुआ बड़ा, वो आप बिलीव करो राहुल जी, वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि बाजारों में मिलती होंगी, बट ठीक है, इन्हीं को इकट्ठा। आप मुझे सबसे ज्यादा शौक पता क्या है? मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने से भी ज्यादा शौक है ट्रॉफीज इकट्ठी करने का। जितनी सुंदर होती है, फिर मैं उसको रखता हूँ, और आप कभी आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। पूरा वो है। और मैं जब उसके सामने खड़ा होता हूँ और मैं इसमें वो लाइन याद करता हूँ कि किसी ने बोला ऐसी शील्डें तो बाजारों में बहुत मिलती हैं, पढ़ो लिखो। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, बट उन्होंने यही बोला कि देखो दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, यानी हमें इस पेशे की वजह से कभी नीचे ना देखना पड़े, तुम्हारी कंप्लेंट ना आए, और दूसरा चूज करो, पढ़ोगे या ये करोगे, या तो बस्ता यहां रख दे, ठीक है ना। तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि क्या करूं। देन वन डे आई डिसाइडेड, मैंने बस्ता रख दिया, मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं यही करूंगा अब। तो पिताजी ने बोला फिर ऐसा करना कि मतलब जो किसी ने ना किया हो। तो वो प्रॉमिस मैंने जब बस्ता आपने कब रखा? बस्ता मैंने वैसे तो समझ लो 10वीं में ही रख दिया था, बट फिर उसलिए उठा लिया था कि चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं, बट मैं पहली प्रायोरिटी एक्सरसाइज को देता था। अच्छा, व्हाट अबाउट फाइनेंसेस? उस समय पैसे कितने, जिम की फीस क्या लगती थी, और उस समय की फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक थी या मेरे नहीं, घर की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, बट ऐसी भी नहीं थी क्योंकि हम एक ही परिवार में 6 भाई और 2 बहनें, कजन, मेरे चाचा ताऊ जी सब रहते थे, और घर का एक लिमिटेड खर्चा होता था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन 6 में से किसी एक का ज्यादा हो। बट क्योंकि उस टाइम इतनी ही चीजें चाहिए होती हैं कि बस 2 अंडे खाने हैं, क्योंकि जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो सर ने बोला तेरे को 2 अंडे खाने हैं। मैंने कहा 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपए में डाइट हो जाएगी तो ठीक है। बाकी घर में दूध दही पनीर बहुत होता था तो उससे वो बहुत बहुत खाते थे। बट जैसे मुझे पता चला ये 3 रुपए नहीं है भैया, ये तो भैया 30 होगा। तो फिर जब पहली बार मुझे सर ने बोला कि यार ये एक पाउडर का डब्बा आता है कुछ 99 रुपए का, 150 ग्राम, तो मैंने कहा ये 150 ग्राम के लगेंगे 8 डब्बे, 99 मल्टीप्लाई 8। बस उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि ये पिताजी की कमाई से तो नहीं हो पाएगा, खुद कमाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के अगर तुम निशाना साधना चाहते हो तो तुम्हारी खुश नसीबी है कि उसने कंधा नहीं हिलाया और तुम्हारा निशाना नहीं चूका। तो ये मैं मैसेज सभी एथलीट्स को भी जो बनना चाहते हैं, जितनी जल्दी आप अपनी कमाई के साधन ढूंढ लो, बनाने शुरू कर लो, उससे होता है कि तुम इस पैशन को लॉन्गर ड्यूरेशन तक परस्यू करने की गारंटी आ जाती है। तो उस समय मैंने 1-2 लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था जिम में ही कि आप मुझे 100 रुपए दे दिया करो। बट क्योंकि जिम की फीस 60 रुपए थी
और मतलब घर में इतने संसाधन थे, दूध दही पनीर, तो उससे काम चल जाता था। बट जब मैं पहला कंपटीशन जीता था और दूसरे की तरफ बढ़ रहा था, तब मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। पैसे के अलावा फैमिली प्रेशर सॉर्टेड, पैसा सॉर्टेड, उसके अलावा और कौन कौन से डिफिकल्टीज आई आपको ड्यूरिंग दैट टाइम? डिफिकल्टी यही आई है कि सब जब स्कूल की तरफ बस्ता ठा के जा रहे हो, सब कॉलेज में पढ़ने की तमन्नाएं रख रहे हो, और जब तुम जिम की तमन्ना रखते हो, मिस्टर सहारनपुर, मिस्टर यूपी बनने की तमन्ना रखते हो, तो तुम्हारी पर नजरें जो होती हैं वो बड़ी गंभीर नजरें होती हैं, और उन नजरों से बच के फिर भी तुम जिम जा रहे हो और इस ये हौसला रख रहे हो, बहुत बड़ी बात है उस बच्चे के लिए जिसकी उम्र 15 साल है, क्योंकि वो लाइन में अकेला है और वो ये सोच रहा है कि अगर मेरी लाइन मेरी मंजिल तक नहीं पहुंची, ये जो नजरें हैं ये तो मार देंगी मेरे को, या मैं खुद मर जाऊंगा। तो यानी 15 साल का उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था। हाँ, हौसला कैसे रखे ना, जब घर से सब निकल रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, तुम जिम जा रहे हो, और तो फिर 4 लोग तुम्हें पूछ भी ना, अरे आज तक कोई पहलवान अच्छा बना है जो तू बनेगा, एग्जाम्पल दे। फिर मैं है ही नहीं, क्या करोगे? आज ही इस पेशे को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, और 98 में किसी भी लड़के के लिए घर वालों को कन्विंस करने के लिए जो लगा होगा, मतलब जब वो घर से निकलता होगा, बहुत हौसला चाहिए। तो सर उस समय आपका रूटीन क्या होता था, मॉर्निंग टू इवनिंग? उस समय का मेरा सुबह का रूटीन ये होता था कि मैं उठते ही 1-1.5 लीटर दूध पीता था, और 1.5 लीटर की बोतलें भर के अपने बैग में रखता था और स्कूल जाता था। और फिर जब जब क्लास के बीच में मौका मिलता था, दूध पीता था, क्योंकि मुझे समझा दिया गया था और सब चीजों के लिए पैसे नहीं है, बट घर में दूध बहुत होता है। स्कूल से आता था, बस्ता रखता था, और बस फिर वेट करता था किसी तरह 4 बजे। बट 2:30 से 4 नहीं बजते थे राहुल जी, नहीं बजते थे। मेरे को 3:45 ऐसे हो जाता, चल यार नहीं बज रहे 4, चल तू। फिर मैं 2-2.5 घंटे 6:30 बजे तक वर्कआउट करता था। वहां से आता था, राशन की दुकान से 2 अंडे खरीद के पन्नी में डाल के घर पे आके उनको उबाल के खा के, शुरू शुरू में उल्टी करना है, अगले दिन का फिर वही प्रोसेस है। बट यस, शाम को ये करने के बाद 8 बजे से 9 बजे तक की एक ट्यूशन होती थी, फिर सो जाया करते थे। बट मेरे को रात को भी नींद नहीं आती थी अच्छे से, मेरे को अगले दिन 4 बजे का मौका ढूंढना है, जिम जाना है। तो ये रूटीन था उस समय। वो पैशन था, तब जाके चीज हुई। स्कूल बंक करके जिम जाया करते थे, ऐसा कोई किस्सा है आपका? मैं, मेरा बड़ा ब्रदर, उससे बड़ा ब्रदर, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे बड़े भाई ने भी बंक किया हुआ है, मैंने भी बंक किया हुआ है। और मेरा बड़ा भाई सहारनपुर से शाकुंबर देवी घूमने चला गया है, और वो जिन 2 लड़कों के साथ बाइक पे जा रहा था, उसमें एक्सीडेंट होने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है। तो वहां से घर पे न्यूज आती है कि आपके लड़की की डेथ हो गई है, हैं? तो घर में जैसे हड़कंप मचता है, तो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो अंदर से मेरा भाई निकल के आता है। तो जो वो अंदर से भाई निकल के आता है, तो पापा जी को, ताया जी को लगता है यार ये तो नहीं है, तो इसका फ्रेंड होगा। बट जब स्कूल में फिर ये भी डांट होती है कि तुम्हारा दूसरा बच्चा भी स्कूल नहीं आया भाई, वो कहाँ है? तो पिताजी ने मुझे पूछा कि तू कहाँ था भाई, 11 दिन हो गए तेरे को स्कूल गए। मैंने कहा हाँ जी नहीं गया, सच तो यही है। तो कह रहे तू बता दे कहाँ घूमने गया था। मैंने कहा जी मैं जिम गया था। कह रहे पक्का? कह रहे अभी भी सच बता दे। मैंने कहा जी जिम गया था, सच में जिम गया था। तो उन्होंने कहा पक्का? मैंने कहा जी आप कभी भी अगली बार जब मैं स्कूल में ना मिलूं, दिल पे हाथ रख के जिम में आ जाना, वही मिलूंगा आपको। बट उन्होंने उस पर भी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ठीक है तू जिम गया था ना, कोई बात नहीं, बट फिर भी कोशिश करो कि स्कूल जाने के बाद कर लो। बट मुझे किसी ने ये बता दिया था कि वो शाम के 2-2.5 घंटे पर्याप्त नहीं होते, सुबह भी ज्यादा करोगे तो जल्दी बॉडी बनेगी। तो मैं 5-6 घंटे करने लग गया था, 5-6 घंटे जिम करने लगे थे। तो सर जब थोड़ा आप सीनियर हो गए, मतलब और ज्यादा मिस्टर यूपी, वेस्टर्न यूपी और आगे निकल गए, आपका ट्रेनिंग रूटीन इन जनरल क्या होता है? जैसे मतलब मैं आम आदमी के नजरिए समझना चाह रहा हूँ कि कितना घंटे वर्कआउट कर लेते हैं, या वो जो कितना वजन उठाते हैं, या क्या रहता है? मैं वजन की तो नहीं, मेरे जो टचवुड मुझे टीचर शुरू से बहुत अच्छे मिले, आई एम लकी। तो मेरे टीचर इतने अच्छे थे अराउंड में, जब तक नहीं थे तब तक तो मैं जितना मर्जी कर लिया, बट जब से टीचर मिले थे तब से ही ये था कि उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा था, तो उन्होंने बता रखा था भाई इतना ही खाना है, इतना वर्कआउट करना है। बट फिर भी जैसे जब मैं लेट्स से जिम, मुझे आज भी याद है जब मैं जिम गया, तो किसी भी वजन को हाथ लगाने से पहले उन्होंने, सर ने मुझे बोला तेरे को लटक के 200 करने हैं चिनअप, ठीक है, और 200 पुशअप्स करने हैं, ठीक है, और 200 स्क्वाट करने हैं। 600 जिस दिन सांस भर के कर लेगा उस दिन वजन को हाथ लगाइयो।
तो इट टेक मी 3-4 months कि मैं 200 चिनअप, 200 पुशअप्स और 200 स्क्वाट करने लग गया था। बट जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सीखे तो समझ में आ गया कि एक बारी में 2 घंटे और दिन में 2 बार से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, तो मतलब 4 घंटे के अराउंड मैं आज भी करता हूँ। तो ये 600 वाला मतलब वेट डेली करते हो, उसके बाद वेट उठाते हो? उस तब क्योंकि उन्होंने बोला जब तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, हाँ। उसके बाद वजन को हाथ लगाना। क्या बात, गजब। अच्छा सर, एक होता ना कि आपके, मैं एक्साइटमेंट समझ रहा हूँ कि 4 बजने, कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे, और फिर वापस आए और अब रात को सो गए, अब कल के 4 कैसे बजेंगे। तो व्हाट वाज द फीलिंग? वजन उठाने से पहले क्या फील कर रहे हैं और उठाने के बाद फिर क्या फील हो रहा है? ये समझ लो कि अगर आज भी मैं 42-43 साल का हो जाऊंगा, अब मुझे जितना मजा एक्सरसाइज करने में आया और जितना मसल जब पंप होता है उसमें आता है, तो वो मुझे और किसी में नहीं आता। ये हो सकता है कि बिकॉज मैं इस प्रोफेशन के लिए बना था, डेस्टाइन्ड था, डेस्टिनी थी मेरी, इस वजह से होता है। बट ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ करा है इस जीवन में, बट करने के बाद कुछ चीजें छोड़ दी इसलिए कि उनमें मजा नहीं आया, और ये कंटिन्यू है क्योंकि इसमें मजा आया। पहले दिन जैसा अभी भी, जैसे मैं एक दिन 1 आर्म डंबल रो कर रहा था, 20-22 रेपिटेशन करने के बाद मैंने डंबल को रोका और पीछे बैठ गया और मेरे को बड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा तू यतेंद्र क्या घबरा रहा है? इसीलिए घबरा रहा था कि मुझे आज भी ये काम कितना पसंद आ रहा है। इट्स बी 26 ईयर में थकता ही नहीं हूं। तो यानी पहले दिन और अब आज सुबह का दिन इस मेरे लिए सेम है। जब भी मैं जिम में जाता हूं मुझे लगता है ये मेरी एक नई माशूका है, मतलब नई गर्लफ्रेंड बनी है, जिससे मुझे भी बहुत बातें करनी है, अपने आप को बताना है, उसका पूछना है। वो एक्साइटमेंट बरकरार है। वो क्यों है पता नहीं। एक चीज और मैंने सुनी थी आपके बारे में, सिर्फ डंबल से या वजन से बातें करते हैं, ऐसा कुछ, या बातें करनी चाहिए, ऐसा कुछ था? हाँ देखो, मैं मतलब ये पुराने ट्रेंड है, ठीक है। जब भी हम जिम जाते थे और मेरा गोल था एक चैंपियनशिप को जीतने का, मुझे उस गोल के साथ रहना सीखना पड़ता था कि मैं ऑलरेडी अ चैंपियन सिटिंग इन द जिम टॉकिंग टू द डंबल एंड द मशीन, कि भाई मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है, तो मेरा सहयोग करो। इसीलिए नहीं कि मैं चैंपियन बनना चाहता हूं, इसलिए कि मैं ऑलरेडी चैंपियन हूं, तो मैं तुम्हें या इस कल्चर को प्रमोट करूंगा आगे जाके। तो वैसे तो नॉन लिविंग थिंग है, बट जब आप इतना डीप रूटेड मेडिटेशन करने लग जाते हो कि जब आप अपने अराउंड में डंबल रॉड हर चीज से बात करने लग जाते हो, तो वो सनकी लग सकता है, बट आई थिंक वो किसी भी अच्छे एथलीट से आप मिलोगे तो वो बोलेगा कि ये एक्चुअली करना ही पड़ता है। किसी भी अच्छे एथलीट, जैसे मैंने काफी एथलीट से बात करी है, तो उनके लिए उनके चाहे जेवलिन हो, उनके चाहे बॉक्सिंग के ग्लव्स हो, उनके चाहे रनिंग के कोई एथलीट करते हो रनिंग के शूज हो, वो उनसे बातें ही करते हैं भाई, क्योंकि उनके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। तो मेरी लाइफ बिना डंबल रॉड के अधूरी थी, तो मुझे उनको एज अ फ्रेंड बनाना था टू एग्जीक्यूट दिस जर्नी। और सर ऐसा देखा अपना, अगर अपन पुराने सीरियल देखते हैं रामायण महाभारत, वो अर्जुन भी अपना शस्त्र उठाने से पहले भाई प्रणाम करता है ना, कि प्रणाम भाई मैं धनुष उठा रहा हूँ तुझे। ब्रह्मास्त्र को पहले प्रणाम करता है, फिर बुलाता है। तो वो तो अपने अस्त्र शस्त्र, तो आदमी जितना सम्मान आप करोगे चीजों का, उतना सम्मान आपका होता है। फिर सर उस समय क्या, जब आप प्रिपरेशन करते हो, जैसे भी आपने कहा 3 महीने पहले भी आप वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हो, जब आप प्रिपेयर करते हो उस समय आपका फूड इनटेक क्या रहता है? दिन में कितनी कैलोरी, या क्या अगर मैं मॉर्निंग टू इवनिंग जान सकूं तो कितनी क्वांटिटी या कैलोरी? एक्चुअली लोगों को लगता है कि मतलब ऐसा सा दिखता होगा तो बहुत खाता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक पोर्शन होता है, मैं उस पोर्शन से बियॉन्ड पे नहीं जा सकता। तो समवेयर अराउंड 2400 कैलोरी खानी, डिवाइडेड इनटू 6 मील, ठीक है ना। हर मील में प्रोटीन, कार्ब, फैट्स होता है। अब कार्ब के सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, चावल, आलू, शकरकंदी, ओट्स, ये सब। रोटी हो सकती है। और प्रोटीन के सोर्सेस, क्योंकि मैं पहले वेजिटेरियन था इनिशियल डेज में, बट मुझे किसी ने बताया जब तक नॉनवेज नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, तो तब से मैं खा रहा हूँ फिश, चिकन, एग्स, ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं, या वे प्रोटीन ऐड कर लेता हूँ। और फिर हर एक के साथ थोड़ी सब्जी, फ्रूट जरूर होते हैं। ये मेरा तब का खाना है जब मैं कंपटीशन खेल रहा होता हूँ। तो ये लगा लो 600 ग्राम चिकन या फिश, 15 से 20 अंडे, 3 से 4 स्कूप वे प्रोटीन की, 100 ग्राम ओट्स, 400 ग्राम चावल, 300 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम फल, ये सब। तो ये क्या लगभग 2400 कैलोरी के आसपास होता है? 2400 कैलोरी होता है, 2400। कहीं जैसे पढ़ते हैं वगैरह कि यार ये 8000 कैलोरी खाते हैं, 10,000 कैलोरी खाते हैं कुछ पर्टिकुलर लोग, डिपेंडिंग ऑन द वेट। अगर कोई 120 किलो का व्यक्ति है
तो उसको 10,000 खानी पड़ेगी। मैं जिस कैटेगरी में खेलता हूं, मैं 80 kg में खेलता हूं, तो मुझे मतलब 3 गुना 8 या 24 उतनी ही खानी चाहिए मुझे। जैसे प्रोटीन इंटेक है, मैं अपने वजन से दुगना प्रोटीन खाता हूं, तो यानी 160 ग्राम। बट अगर बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पे हूं तो 2.5 ग्राम पे चला जाता हूं। तो मैं दिन में 220 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खा सकता, क्योंकि मेरी उतनी ही मांसपेशियां जो उतने प्रोटीन को इस्तेमाल कर लेती हैं। ओके सर, कोई यंग बंदा पैशनेट है बॉडी बिल्डिंग के लिए और वो प्रिपेयर कर रहा है किसी बड़े कंपटीशन के लिए, आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कि किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए उसका, क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करे वो? मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे जब मौके आए, जब मैं ये चूज करूं तो ये चूज करूं, बट पता नहीं लकीली मैंने ये, जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। दिवाली हर साल होती है, एक दिन दिवाली पे एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बट मैं अपने घर से निकलता था, मटिया महल क्रॉस करता था, घंटाघर क्रॉस करता था और जिम पहुंचता था, और बाजार में चकाचौंध है, मतलब मिठाइयां लगी हुई हैं, थोड़ी सी चहचहाट है, और उसके बीच में से मैं गुजर रहा हूँ, और मुझे ये सब चीज आकर्षित कर रही हैं। बट सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ, यतिंदर निकल जा, आकर्षण को छोड़ दे, जिम पहुंच जा। बट बोल रहा हूँ कि यार, ऐसा भी क्या आफत आ गई कि मैं एक दिन दिवाली नहीं मना सकता। एंड देन मैं सडनली जिम चला गया, शटर खोला, जिम वर्कआउट कर रहा हूँ, और फिर बाहर जैसे जिम से बाहर आते थे, वहां पे एक छज्जे पे खड़े होके नीचे देख रहा था, अच्छा मार्केट में बड़ी चहल पहल सी है आज तो। बट मैं ये मेक श्योर करता था कि मैं आज भी वर्कआउट कर लूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब मुझे मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा होगा और मैं भगवान से या यूनिवर्स से ये सवाल करूंगा कि मेरी क्या कमी रह गई, तो वो ये ना कह दे कि तू दिवाली पे कहाँ पटाखे छुटा रहा था भाई, होलिया छुट गए तुम्हारे पटाखे। तो दैट मीन्स अब वो बहुत छोटी सी इंसिडेंट से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो बहुत एक छोटा सा एक वो एक्टिविटी हो सकती है, बट हर एक्टिविटी एक दिन जुड़ के महीना बनते हैं, महीने जुड़ के साल, और कई साल जुड़ के एक चैंपियन बनता है। तो आपको किसी भी फील्ड में जब अच्छा करना होता है, यू नीड टू स्टार्ट लॉट मेनी थिंग, कि आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, नॉट एन ऑप्शन। और सर ये चीज आपने बोली, अभी आपने कही, मेरे दिमाग में रिलेट हो रही थी कि कोई बच्चा चाहे सी की एग्जामिनेशन दे रहा हो या आईआईटी जेई की दे रहा हो या आईएएस की तैयारी कर रहा हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, सब चीजों में सेम है। वो जब सेक्रीफाइस, जिसके भी अपन रिजल्ट सुनते हैं कि यार ये आईएएस में नंबर 1 रैंक आई है, उसका आईआईटी क्रैक हो गया, कहानी उसकी यही होती है कि भाई कुछ नहीं थी, होली दिवाली ये वो, त्याग, मतलब त्याग इज द पहली सीढ़ी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एनी फील्ड। अब दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे ना बहुत पहले कोई किसी का आईआईटी में एडमिशन हो गया था, है, तो तब ये आस पड़ोस में चर्चा चली थी कि भाई तुम भी कुछ कर लो, बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम मुझे, मैं ऑलमोस्ट सारे आईआईटी कवर कर चुका हूँ इंडिया के ना, जब मैं गेस्ट लेक्चर दे चुका हूँ, या एज एन जज, जूरी मेंबर, या एज एन उनके किसी इवेंट में जा चुका हूँ। जब मैं पहली बार रुड़की गया था आईआईटी, जो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है सहारनपुर से, तो जैसे मैं स्टेज पे जाना चला तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने, यतिंदर क्यों अजीब लग रहा है? तो मेरे को वो दिन ध्यान आया कि जिसके दरवाजे पे खड़े होने योग्य नहीं थे, बट किसी और प्रोफेशन में एक्सेल करके आज वहां तुम एज ए गेस्ट आ रहे हो, तो यानी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी भी चीज के एक्सेल पे पहुंच जाते हो ना, है, तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बट जैसे मैं पहले बोल रहा था, हर दरवाजा तुमसे सेक्रीफाइस मांगेगा सेक्रीफाइस अपने मांगेगा, आप को खोलने के लिए। तब जाके बात बने। हाँ। ग्रेट। सर एक चीज है, जैसे ये कंपटीशन के लिए बंदा मेहनत कर रहा है अपनी, लेकिन जैसे मूवीज वगैरह में, वेब सीरीज में इधर उधर देखते हैं कि भाई साहब, अपने सहारनपुर की बात की हम कह रहे थे, वो मिर्जापुर में था, गुड्डू भैया बनना चाहते थे, तो कालीन भैया ने बनने नहीं दिया। तो इस तरह का फेवरिज्म वगैरह लोकल चैंपियनशिप में या नेशनल में या इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है क्या, फेवरिज्म वगैरह? देखो, होता नहीं है, हो सकता है। यानी दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलता है होता है, एक बोलता है नहीं होता है। तो मैं उस कैटेगरी से हूं जो बोलता है नहीं होता, ठीक है। अब मेरी जो सेकंड कैटेगरी है, जो बोलते हैं अच्छा तेरे साथ नहीं होगा बट हमारे साथ तो हुआ है, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि फेवरेटिज्म 19 और 20 में होता है, फेवरेटिज्म कभी 19 और 24 में नहीं होता। तो वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 19-20, जस्ट प्रिपेयर फॉर 24। सो दैट मीन्स, जैसे मेरे भी काफी स्टूडेंट हैं जो मुझे पूछते हैं भैया कैसा करना है, मैंने कहा एक बात सुन ले, मिस्टर यूपी खेलना है या मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर एशिया, कोई भी, तेरा प्रतिद्वंदी जो है वो तेरे से 19-20 में नहीं हो चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा भैया, अपनी फिजिक को पहले 24 तैयार करो। तुम
योग्य हो मिस्टर नॉर्थ इंडिया बनने के, बट तुम खेल यूपी रहे हो। तुम्हें पता है भाई, मैं जब स्टेज पे वॉक इन करूंगा, जो मेरा दुश्मन भी होगा बोलेगा अब इसको कैसे हरा देंगे, हरा ही नहीं पाएंगे, इसको तो देना ही पड़ेगा, इसको तो देना ही पड़ेगा। सो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारा क्या है, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो हो सकता है चीटिंग, बट एक बात बताओ ना, 7 जोरी है, पीछे 700 आदमी बैठा है, वो अगर एक आंख भी बंद कर लेंगे तब भी बोलेगा भाई यार इसको कैसे हरवा देंगे, देख तो लो। तो इसीलिए जब भी तुम किसी भी कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 19-20 होके मत जाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 19-20 में हो अभी, तो इस बात से निराश मत होना कि तुम हार गए हो। हाँ ठीक है, बट मैं नहीं मानता कि फेवरेटिज्म होता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम कंपटीशन जीता हूं, बट ऐसा नहीं है, 3 कंपटीशन ऐसे हार भी गया जब मुझे लगा यार ये क्या हुआ तेरे साथ, बट मैंने कहा रही होगी कुछ कमी। फिर जब मैंने पिक्चर और वीडियोस देखी, मैंने कहा कमी थी, क्या थी, कि तू सेम दिख रहा था। तो जब सेम दिख रहा था, कंफ्यूजन हो सकता ना ना ना, जब सेम दिख रहा था, जो निर्णय लेने वाले थे लोग थे, उन्होंने उसको चुन लिया। तो नेक्स्ट टाइम डू वन थिंग, ये तो बहुत सिंपल है यार, जस्ट बी 24। कुछ आर माधवन की मूवी थी, अच्छा, तो वहां पे ऐसे कुछ था, बॉक्सिंग का मैच समथिंग था, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पे तो बैठे हैं सामने वाले के आदमी, पॉइंट्स के मामले में तो तू हारेगा ही हारेगा, पॉइंट्स तो ये देंगे, तू नॉकआउट करके गिरा देना, खत्म कर, कलेश ही खत्म कर दे भाई। अगर तूने मुक्का मारा और गिर गया, वो उठ ही नहीं रहा, तो हो गया तू विनर। जीत गया। दिस इज द ओनली वे। अगर तू पॉइंट खेलेगा इसका मुक्का ऊपर नीचे, तो ये तो तेरे को फेवरेटिज्म में मार देगा। तो मुझे 19, 20, 21, 24 सब समझ में आ रहा है। बहुत लोकल लेवल पे फिर भी हो सकता है, बट बहुत जब एशिया या वर्ल्ड चैंपियनशिप या किसी भी बड़े स्पोर्ट में उसके लिए कर रहे हो, तो कम ही होता है। फिर तो सर जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कोई आपका आइडियल था कि यार क्या बंदा है, जैसे अब लीजेंड्स की बात होती है, रोनी कॉलमैन है या आपका अर्नोल्ड है, जे कटलर वगैरह, तो कोई है व्यक्ति जिसको आप एडमायर करते थे और उसके माइंडसेट से कुछ आपने सीखा? मैं किसी को भी फिजिक के लिए एडमायर नहीं करता। सबसे पहली बात तो मेरा दुनिया में एक ही रोल मॉडल है, वो है मेरे दादाजी, जो भी इस दुनिया में नहीं है, चौधरी हुकम सिंह। मैं हर पॉडकास्ट में, हर न्यूज़पेपर में, हर इंटरव्यू में उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे हमने देखा था यार ऐसा व्यक्ति कैसे बना जाता है। तो हमारा आज भी वही है, वैसा सा बनने की कोशिश है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट मुझे किसी की फिजिक फॉर अ टाइमिंग आकर्षित कर सकती है, वो रॉनी कॉलमैन है, जे कटलर है, फिल हीथ है, काई ग्रीन है, सब अपने अपने, सबकी फिजिक बहुत अच्छी है। बट मुझे ये लगता है कि कंप्लीट कौन है, और जब हम कंप्लीट की बात करते हैं तो नॉट फिजिकली कौन अच्छा बोल सकता है, बट जब ये सूट पहनता है तो कितना स्मार्ट दिखता है, बट जब ये चलता है तो क्या चलता है, बट जब ये बोलता है तो माहौल शांत हो जाता है, सब सुनते हैं इसकी बात। इसके पास चार्टर्ड प्लेन कैसे हैं, ये तो 3 ही बार ओलंपिया बना है, बट ये तो 5 बार बन चुका है, तो 5 बार इसके पास तो नहीं है। सो दैट मीन्स बिजनेस नंबर 1, बॉडी नंबर 1, ड्रेसिंग सेंस नंबर 1, हर चीज। तो मुझे इसीलिए बस जे कटलर जी को जब भी मैं देखता हूँ वो इंस्पिरेशन मिलती है कि यार एक बॉडी बिल्डर 6 चार्टर्ड प्लेन लेके बैठा हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम भी कर सकते, तो एक प्रेरणा मिलती है, अच्छा बिजनेस बनाते हैं, अच्छा धंधा बनाते हैं। बट वो तो ओलंपिया भी बना हुआ है, बट आज भी जब उनकी फिजिक देखो लगता है क्या फिट आदमी है यार, आज भी कर रहा है। सो यानी फिजिक वाइज किसी ने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे अब 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने हैं, और उनकी जैसी फिजिक तो सपना होता था, और हमने तो उन्हीं के पोस्टर देखे हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन थी, बट नॉट फॉर फिजिक। हाँ, नेम फेम इतना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, जब आपने फर्स्ट टाइटल जीता, मतलब फर्स्ट टाइटल क्लब वाला नहीं, मैं एक बड़े लेवल पे, जब एक आदमी, जब एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, जैसे मतलब क्लब लेवल है, हाँ ठीक है जीत लिया होगा, सहारनपुर चलो ठीक है, एक कोई कौन सा टाइटल जिसको आपको लगता है कि जब जीतते ही आसपास की दुनिया या जो लोग थे उंगली करने वाले, बात करने वाले, कह रहे ये है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, करियर, कौन सा वो टाइटल था, और उसके बाद से आसपास की दुनिया कैसे बदली, मतलब लोगों के विचार, लोगों के स्वभाव, माइंडसेट क्या बदला? वैसे तो बहुत सारे मैं काफी जीत चुका था, बट 2012-13 में मैं अपनी वाइफ से, नीलम से बात कर रहा था कि नीलम, ये तलवलकर क्लासिक के कंपटीशन होता है जिसमें हिंदुस्तान के टॉप 10 एथलीट आपस में कंपटीशन करते हैं, और उसमें से एक विनर होता है, तो मुझे ना ये कंपटीशन से इनवाइट आ जाए ना तो अपनी तो निकल पड़ेगी। तो फिर 2015 में मुझे इनवाइट आया और मैं गया खेलने, और मैं ओवरऑल टाइटल भी जीता। जबकि मैं घर से जब निकल रहा था तब भी मैं डिस्कस कर रहा था कि यार अगर मैं 10वें नंबर पे भी आ गया ना तो मुझे लोग तो जान जाएंगे,
और मुझे जब से सबसे पहली बात दिव्या भारती को देखा था और भीड़ देखी थी और ऑटोग्राफ देती दिव्या भारती को मैंने देखा था, तब से मेरा एक ही ख्वाब था कि मुझे मशहूर होना है, मुझे पॉपुलर होना है। तो इसीलिए मुझे किसी ने बताया तुम यूपी स्टेट से हो, अगर तुम मिस्टर यूपी बनते हो तो यानी तुम अपने प्रदेश में अकेले हो ऐसे। तो मैंने कहा चलो मिस्टर यूपी बनते हैं। फिर मैंने किसी से पूछा आप क्या, उसने बोला आधा भारत में बन। फिर किसी ने बोला पूरे भारत में बन। अरे नहीं, अभी तो तेरी उम्र जो है वो कम है, जूनियर मिस्टर इंडिया बन। मैंने कहा अब क्या? किसी ने बोला यार फेडरेशन कप जो होता है ना, ये प्रेस्टीज कंपटीशन, इसमें जीता। फिर बोला कि यार बस यही खेलता रहेगा, बाहर जा यार, साउथ एशिया यानी आधा भारत साउथ। मैंने कहा चलो खेलते हैं, वहां जीत गया। फिर किसी ने बोला यार नहीं नहीं, सीनियर मिस्टर इंडिया जो होता है वो जिसमें सारी सर्विसेज के लोग आते हैं, वहां जीत जीत गया। फिर किसी ने बोला नहीं यार ये हो गया, बस यार एशिया जा, एशिया में कर कुछ। तो एशिया जीत गया। किसी ने बोला यार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा, तू वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा। तो मेरा ये था कि बस मुझे पॉपुलर होना था और मुझे इस फील्ड के हर टाइटल को जीतना था। तो वो जर्नी बनी थी। बस 2015 में जब मैं तलवलकर क्लासिक 10 पे ना आके 9 8 7 चलते चलते फर्स्ट आया, और मुझे लगा ये क्या हो गया। और वहां बहुत मीडिया था, तो मीडिया कवरेज बहुत अच्छी मिली। और उसी के 8 दिन बाद मैं सतीश शुगर क्लासिक, एक कर्नाटका में कंपटीशन होता है, बहुत प्रेस्टीज कंपटीशन बड़ा, ये 2 टाइटल आके जब घर सोया, अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो XYZ। तो दैट मीन्स 2016 में से पहले भी मुझे जानते थे, बट 16 में मुझे कॉमन मैन भी जानने लगा था कि यतिंदर सिंह कोई है। आसपास के लोग जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब उनका परसेप्शन कैसे बदला? बिकॉज मैं चाहता हूं आपका ये जवाब, यो यंग बंदा इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो ना, अगर उसको 4 लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो बोले कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा। परसेप्शन तो बस यही बदला कि सर भैया आपकी फोटो देखी थी न्यूज़पेपर में, आपने वो इंडिया के लिए मेडल लिया है, ये किया है, तो अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत आभार आपका। भाई वो लोग जो पहले आपको कहते थे कि यार अभी है ना ये मत करना, मतलब क्या करेगा जीवन में, वो फोन करे भाई यार मेरे बेटे के साथ सेल्फी ले ले यार भाई, हाँ। यार मेरे नहीं दुकान बट मेरे से मिलने आ जा भाई। राहुल जी, मैंने कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं हाँ। कि मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। जब भी मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा था, मैंने वो वॉइस ही नहीं सुनी कभी। इसीलिए मैं आज ये बोलना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मुझे आज तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर किया होगा, वो आवाज मैंने कभी सुनी नहीं। क्यों? मैं अपने ही नशे में इतना चूर था, जिम के, बॉडी बिल्डिंग, इस पैशन को परस्यू करने के लिए, और मैं जवाब देने में बिलीव नहीं रखता कि क्यों ही जवाब देना। बट हाँ, ये है कि तुम अच्छा काम करते रहो, जवाब लोगों को अपने आप मिलते रहेंगे। 6 से 10 के बीच में आपने कंपटीशन नहीं किया था और एक बहुत मेजर इंजरी थी, मतलब डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई आप दोबारा कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, स्टिल यू केम बैक एंड विन लाइक एनीथिंग। वो आपके इंसिडेंट्स के बारे में बताइए। तो मैं 2006 में कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहा था, स्क्वाट करते हुए गिर गया, तो कुछ पता नहीं चला, बेहोश हो गया, तो आंख खुली तो हॉस्पिटल में था। तो तब नहीं पता होता था क्या डिस्क है, कुछ है, जोश में जुनून था। तो बट हाँ, सर मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई, और सर्जरी होने के बाद जितना मुझे समझ में आया, आज समझ में आता है कि मेरी 4 जो डिस्क हैं वो बिल्कुल समझ लो फ्लूइड बाहर आ चुका है, उनको इन्फ्यूज कर दिया गया है। अब मैं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं रह सकता। रीजन भी कि मेरा ये पैर और ये हाथ उतने काम नहीं करते थे जितने उनको करने चाहिए, बिकॉज ऑफ वो ब्लड फ्लो उतना प्रॉपर नहीं था। बट मैं 18 महीने रहाऊंगा इस स्थिति में, जब मैं रूम में पड़ा हूं, हिल नहीं सकता, या थोड़ा सा कहीं जाने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो मेरे हौसले और मेरे घर वालों के हौसले टूटते मैंने देखे हैं, उनको रोते देखा है। बट जब भी मैं अपनी माँ को रोते देखता था या उनको देखता था, यार इनकी क्या खता है, इनकी बस एक ही खता है, तुझे कभी रोका नहीं। तो बस फिर मैं दीवार देखता था, फिर बस अपने आप से बात करता था। बट फिर सोचता था कि यार अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो ये सब होने के लिए थोड़ी आऊंगा, कुछ अच्छा होने के लिए आऊंगा। बट तब मैं बस एक ही प्रे करता था कि भगवान, अगर मेरे अंदर, मेरे शब्दों में, मेरे विचार में थोड़ी भी सच्चाई है तो मुझे यहां से निकाल दो प्लीज। क्यों? मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने जीवन में कुछ नहीं सीखा, मैं तो कहीं नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा, ना पढ़ा लिखा हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो अगर मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब यूनिवर्स जो है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें कहीं मरने के हाल पे छोड़ दे। बट वो बस इंतजार करता है कि हौसला कितना है, देख लेते हैं इसको भी ना, परख परखे लेते तो हैं, सही, इसको सही परखे तो सही। एंड देन फिर मैंने धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करी और मैं खड़ा हो गया। एंड देन मैंने ये समझा कि थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आधी स्पाइन के साथ कैसे काम
किया जा सकता है। तो समझ में आया कि स्पाइन का बहुत सारा काम होता है झुकने में, सीधा होने में, और अगर तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल स्ट्रेंथन हो, तगड़े हो, तो उसका काम को कम किया जा सकता है। तो फिर मैंने खूब हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स एक्सरसाइज की। बट पता नहीं 2008 में मेरी शादी हुई है और 2010 में कैसे वो ठीक हो गया। 2009 में ही ठीक होने लगा। मैंने नीलम को बोला मुझे दोबारा से compete करना है। वो कह रही चल तू करते हैं। 2010 में मैं फिर से मिस्टर इंडिया बना, बेस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर बना। जितनी भी जूरी थी जो 2006 में मुझे जज कर रही थी कि तुम्हारी फिजिक अच्छी है, बट वो बोल रहे तुम्हारी फिजिक 2006 से भी अच्छी है अब। तो आई थिंक सबकी लाइफ में एक पीरियड आता है जब उसका, ये सब लोग परीक्षा की घड़ी होती है कि ये अब यहां से अगर क्रॉस कर गया तो ये ऊपर जाएगा। बट आई थिंक हर इंसान को बस उस पीरियड को पास कर लेना चाहिए, वो ही उसका असली इम्तिहान है। अगर वहां पे मान लो आदमी सरेंडर कर दे, मेंटली सरेंडर कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में, चल अब कुछ यही रहेंगे जिंदगी भर, तो फिर आदमी ग्रुप बट नहीं कर सकता। मैं भी ये सच को बोलना चाहता हूँ कि मैं 9 महीने ऑलमोस्ट एक्यूट डिप्रेशन में था। जब ये समझो राहुल जी कि मैं क्यों रो रहा हूं मुझे नहीं पता होता था। मैंने पैर में चप्पल पहनी है, नहीं पहनी, मेरी कहा मेरी चप्पल कहाँ है, हम्म। फिर ढूंढा चप्पल कहाँ गई, ये पता नहीं। और फिर मैंने क्या किया, घर में एक दिन किचन में गया और फ्रिज नीचे गिर दिया, फिर सारे बर्तन तोड़ दिए। फिर मुझे जब डॉक्टर को दिखाया गया कि डॉक्टर ने बोला इज इन एक्यूट डिप्रेशन, तो ये सुसाइड भी कर सकता है, तो इसको बोलो कि ये खुले बाथरूम में नहाए और इसके इर्द गिर्द रहो। तो मेरी माता जी बिल्कुल ऐसे रहती थी मेरे साथ इर्द गिर्द। बट पता नहीं कैसे बस वो दिन आना होता है जिस दिन वो सब ठीक हो गया। फिर 2010 के बाद फिर तो फिर नहीं मैं कभी, और टचवुड आज भी मेरे को वो पेन का एहसास होता है, बट उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सर जब प्रिपरेशन अगर हम करते हैं, एक तो नॉर्मल आप वर्कआउट करते हैं और एक आपको पता है कि अभी मेरे कंपटीशन आने वाला है, उस वर्कआउट के दौरान माइंडसेट लेवल पे कोई डिफरेंस आता है? बिल्कुल, क्या डिफरेंस रहता है? माइंडसेट ही तो है। क्या माइंडसेट में रहते हो उस समय आप कि अब ये करना है, अब वो करना है? एक तो नॉर्मल आज किया घर गए सो गए, हाँ एक जी। है कि यार अभी ये करना है, 90 दिन बाकी है कंपटीशन में, उस समय माइंड में क्या विचार आता है, क्या उसमें बस सोचता यही है? होता है कि यार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो स्टेज पे खड़ा हूं, फ्लैग पकड़ा हुआ है, मेडल गले में डला हुआ है गोल्ड, बस ये एक फोटो खींचना चाहता हूं, ठीक है। बट उसको खींचने के लिए मेरे को आज 100% देना पड़ेगा। कभी कभी फोकस जाता है कि आज थोड़ा 10 मिनट कम कर लूं, या किसी दोस्त से मिल लूं, किसी की शादी में चला जाऊं। तो आपको बिल्कुल कट करके अपने माइंडसेट को रखना होता है कि इट्स बीइंग, मतलब 150 दिन बचे हैं सिर्फ। तो मैं आज 150 नहीं, अब 100 बचे हैं, 100 नहीं 50 बचे हैं, 50 नहीं 10 बचे हैं, 10 नहीं 5 बचे हैं। अभी तो कल कंपटीशन है। तो अभी लास्ट नवंबर में मैंने कंपटीशन से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, बीच पे लेटा हूं एंड आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राष्ट्रीय गान बजना देखना चाहता हूं, अपने गले में मेडल पहना देखना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि मैंने उतनी मेहनत करी है तो परसों ऐसा होना चाहिए। परसों वैसा हुआ भी, वो वीडियो भी आई, फिर हमने उसको मर्ज भी किया। तो यानी आपका माइंडसेट ऑलरेडी चैंपियन माइंडसेट इसलिए होना चाहिए कि तुम अपनी तस्वीर देख लो कि ऐसी सी बन चुकी है, बट वो बस अब उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं, उस समय जैसे मान लो डिस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं, मान लो मीडिया में आप एक किसी कंपटीशन का रहे हो, अब की बार वर्ल्ड फलाने रशिया से बहुत बढ़िया आदमी आ रहा है, या यहाँ से अब की बार ये भी खतरनाक है, और यार इसकी फिजिक देख, अरे इसका यार ये वाला बढ़िया लग रहा है, उसका वो ठीक लगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो, मतलब वो जो मन नहीं, में बिल्कुल डाउट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फियर्स आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल, आते हैं कि नहीं आते, और आते हैं तो कंट्रोल नहीं, कैसे थोड़े करते तो हो? आते हैं कि यार ये यूएई के लड़के तगड़े होते हैं, कोई जीत जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि वट जो मेरे हाथ में है, अगर मैं वो शिद्दत से करूंगा तो मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी शायद ज्यादा हो जाए, तो ये करता हूं। और मैं फिर वो नहीं देखता कि कौन आएगा, किसका होगा, क्या होगा। बट हाँ, एक दो पे नजर रहती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसी है, मैं क्या ऐसा करूंगा कि मैं इसको मात दे सकता हूँ, वो चीजें करनी तो पड़ती ये है। जो मैंने भी आपकी बात से महसूस कर पा रहा हूँ, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इसको काफी आप ज्यादा यूजफुल रहता है ये? अरे ये तो बहुत यूजफुल होता है, इसी मतलब से है मुझे सब नहीं पता कुछ, सबके लिए रहेगा, नहीं मेरे लिए रहा है। क्योंकि हर स्पोर्ट्स में मैंने देखा ये चीज कॉमन देखी मैंने। अच्छा सर, एक चीज है कि ये बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो इंडिया में है और यूएस में होती है, बाकी कंट्रीज में होती है, वहां से कैसे डिफरेंट है अपनी इंडियन बॉडी बिल्डिंग? बेटर है, एवरेज है, कुछ प्लस है, माइनस है, क्या है? वो लोग हमसे 40 साल आगे हैं। 40 साल? यानी जो मैं आज यहाँ पे फैसिलिटी अवेल कर रहा हूँ, वो मेरे से 4 डिकेड पहले वहां ऑलरेडी हो चुकी है। वहां की हवा बहुत साफ है, वहां का फूड बहुत क्लीन है,
और वहां क्योंकि हमसे वो 40 साल आगे हैं, यानी जिस एक्सरसाइज को हम 40 साल बाद एग्जीक्यूट करने की सोच रहे होंगे, जिस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर रहे होंगे, वहां पे तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो तो फर्क है, बहुत फर्क है। और सेहत बनाने के लिए, अच्छी फिजिक बनाने के लिए क्लीन फूड, पौष्टिक फूड, फ्रेश एयर, अच्छा एनवायरनमेंट, वेल नॉलेजेबल ट्रेनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इंडिया से सबको ओलंपिक मतलब ओलंपिया तो बनना है, बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज या उस तरह का एनवायरनमेंट होगा। चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस दौरान क्या कॉस्टिंग या फाइनेंस पार्ट पे कि भाई इतना ट्रेनिंग में, इतना फूड में, इतना इक्विपमेंट में या अदर चीजेस में खर्चा कितना हो जाता है? अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन चैंपियनशिप की 6 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैंपियनशिप के लिए, तो कितना खर्चा लगता है? बहुत खर्चा होता है राहुल जी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डाइट, देन बहुत खर्चा होता है। मंथली डाइट कितने तक की हो जाती होगी? मैं लगा रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान 6 महीने प्रिपेयर कर रहा है तो वो 18 से 20 लाख रुपए डाइट में लग जाएंगे उसके? नहीं, ओवरऑल उसका, Overall हाँ, उसके लग ये लगा जाएगा। लो 15 लाख रुपए खर्च होने ही होने हैं। एंड इज दिस ल्यूक्रेटिव? अगर आप जीत गए तो आपको मिलता कितना है या क्या बेनिफिट रहता है तुम उससे? जीत गए हो उससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट अगर तुम अपने आप को बेचना जानते हो, यानी उस जीत को भुनाना जानते हो, वो कला आप में है, तो आप बहुत भुना लोगे, बट तुरंत नहीं मिलेगा। तुरंत नहीं मिला। हाँ। तो इसमें जैसे जो कला बुनाना जानता है फॉर एग्जांपल, वो क्या क्या चीजें कर सकता है? जैसे एक कहता है ना भाई, परिवार वालों का सबसे पहला यही आता है कि बॉडी बिल्डिंग में चलो कर लेगा, बॉडी बना लेगा, 2 अवार्ड भी मिल जाएंगे, घर परिवार कैसे चलेगा तुम्हारे, बाकी क्या करेगा? तो एक बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में है, जीता हुआ तो है, मान लो नहीं भी जीता, सेकंड पे है, फोर्थ पे है, वो उसके बाद अपने घर परिवार को कैसे मैनेज कर सकता है? क्या ऑप्शंस है उसके पास? आई थिंक क्योंकि सब लोगों को अच्छी फिजिक बनानी है, सब लोगों को तंदुरुस्त रहना है, तो आई थिंक पहला काम तो यही है कि अगर आप किसी को अच्छा ट्रेन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तो तुम एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। बट अगर आप अच्छा बोलना जानते हो, शब्दों का प्रयोग सही से जानते हो, तो आप किसी भी ब्रांड को एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्समेंट के बहुत पैसे मिलते हैं और तुम्हारा थोड़ा नाम है। आप अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करना जानते हो, तो आप वहां से भी पैसा बना सकते हो। अगर वो नहीं जानते तो आप अपना एक छोटा सेंटर बना सकते हो, जहां पे आप लोकल में ही लोगों को ट्रेन करो, उनमें से 1-2 चैंपियन बनेंगे तो तुम्हारा नाम उनके साथ भी बढ़ेगा, तो उस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। तो देर आर लॉट मैनी इनकम, बट वो आप बनाना चाहते हो या तुम्हें आता है, वो तुम पे निर्भर करता है, बट स्कोप है। ठीक है। अब सर मैं अगर आपके केस में बात करता हूँ, तो अभी आपने जैसे अभी आप अदर देन चैंपियनशिप, अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल, क्योंकि मैं बिजनेस कोचिंग से बिलोंग करता हूँ, तो बिजनेस और फाइनेंस की बात करूँ तो अदर देन बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग अभी अपन देख रहे हैं तो खर्चा बना रहे हैं, बॉडी या खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा है। देन व्हाट आर द इनकम सोर्सेज ऑन समथिंग, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आप क्या क्या कर रहे हैं? मुझे पहले भी ये भी समझ था सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ मल्टीपल बनाई हुई हैं। बट अभी जैसे यूट्यूब पे हमारा चैनल है, 52 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उस पर कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, तो वो एक मनी मेकिंग प्रोसेस है। बट मैं अभी ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, जो यूएस, कनाडा, इंडियन सिटीजन बैठे हैं, जिनको नहीं पता कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट प्लान होने चाहिए, वो करता हूँ। बट मोर और लेस वी आर फोकसिंग ऑन 2X न्यूट्रिशन। ये हमारा एक सप्लीमेंट ब्रांड है, जिसको अब हो जाएंगे 2.5 साल के करीब। ये शुरू से ही मन था बनाने का। ये मन एक्चुअली तब आया था जब मैं किसी से 2 बॉक्स ऑफ 200 रुपीज मांग रहा था उनको प्रमोट करने के लिए, और वो मुझे दे नहीं रहे थे, क्योंकि तब मैं कोई चैंपियनशिप नहीं जीता था। तब से एक मन में ख्वाहिश थी कि कभी नाम होगा ना यार, तो अपना सप्लीमेंट ब्रांड बनाएंगे, यानी अपने ब्रांड की टी शर्ट पहनेंगे, अपने ब्रांड से लोग एथलीट्स को एंडोर्स करेंगे, मतलब उनको आगे भेजेंगे। तो उधर काइंड ऑफ 60% फोकस है सप्लीमेंट ब्रांड पे और 40% बाकी चीजों पे। 2X न्यूट्रिशन का मतलब आइडिया आपके पास कब आया था, एंड इसका नाम 2X न्यूट्रिशन क्यों है इसमें? व्हाट इज 2X? एक्चुअली आइडिया तो 2.5 साल पहले आया था, एंड वी 2 आर को फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड, सरगम गेरा एंड मी। और हम एक दिन ऐसे ही बैठे थे और एक क्लोथिंग ब्रांड का ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला था, सब कुछ बन चुका था अपना ही। सरगम टोल्ड मी कि यार एक काम करते हैं, सप्लीमेंट बनाते हैं। मैंने कहा मेरा भी बड़े मन से, तो ठीक है चलो इसी पे रिसर्च करते हैं। फिर साल भर लगा हमें रिसर्च करने में कि नाम क्या होना चाहिए। बहुत सारे नाम रखे। फिर हमने कहा यार हम 2 लोग हैं,
एंड 2x न्यूट्रिशन, यानी किसी की भी सेहत को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 2x न्यूट्रिशन कैन बी द गुड नेम। वहां से ये नाम की शुरुआत हुई। उद्देश्य यही था कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड एग्जिस्ट हैं, उनकी कंपोजिशन और उनका प्रोडक्ट अमंग एवरीवन फिटेड नहीं था, कुछ कुछ उसमें ऊपर नीचे था, तो था कि चलो एक अपना खुद का बना देते हैं, और कब तक किसके ब्रांड को इंडोर्स करेंगे जिसका भरोसा नहीं है, तो खुद का ही बनाते हैं। सो दैट अब क्या होता है कि हमें पता होता है हमारी कंपोजिशन है, हमारी खुद की नजरों के सामने बनता है, और वी बिलीव इन, तो ठीक है। और अब थोड़ा ये भी है कि 42 हो गया हूँ, आगे बिजनेस भी तो बनाऊंगा। तो इसको आप ऑनलाइन ही प्रमोट करते हैं, ऑफलाइन भी जाता है क्या, इसका नहीं, मॉडल वी क्या है? डोंट हैव एनी ऑन ऑफलाइन। ये ब्रांड बनाने के पीछे ये समझ लो इज अ काइंड ऑफ आवर बेबी, जिसको हम किसी भी मेड के हाथ में नहीं दे सकते, कि जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन ही है। www.2xnutrition.com हमारी वेबसाइट है, जहां से आप बाय कर सकते हो, या फिर आप Amazon, फ्लिपकार्ट वहां से कर सकते हो। तो डिलीवरी तो खैर अक्रॉस इंडिया है ही हाँ सारी जी, चीज। हाँ जी। 2x न्यूट्रिशन को लेके आपका विजन क्या है, मतलब आगे के आपके 5 साल के 10 साल के प्लान क्या है, आप क्या चाहते हैं, दुनिया कैसे देखे 2x न्यूट्रिशन को? हाँ, मैं थोड़ा ना दिल और दिमाग से खिलाड़ी आदमी हूँ, ठीक है। बहुत धंधे वाला आदमी नहीं हूँ। तो जिस मंशा से इसको शुरू किया था कि आजकल मार्केट में एक चलन है, वो तो है ही, बट हर ग्राहक में भी एक चलन है, यार ये डब्बे डुब्बे नहीं पीने चाहिए, इनसे नुकसान हो जाता है। तो मुझे उनको एजुकेट करना है कि डब्बा को खराब नहीं होता भाई। तो यू नीड टू ऑप्ट की क्वालिटी किसको बोलते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट कैसा सा होना चाहिए, उसके रिजल्ट कैसे से होने चाहिए। तो हमें मार्केट में अवेयरनेस तो स्प्रेड नहीं करनी, अवेयरनेस इज ऑलरेडी है, बट उनको एक अच्छे प्रोडक्ट से रूबरू कराना है, सो दैट वो ये फील कर पाए, अच्छा नहीं नहीं खराब नहीं होता भाई। हर प्री वर्कआउट पी के ऐसे चींटियां नहीं काटती, कान लाल नहीं होते। कुछ प्री वर्कआउट होते हैं जिसको पीने के बाद नींद भी आ जाती है भाई, जिसमें 200 mg ही कैफीन होती है पर सर्विंग, जो कि अलाउड है। तो मैं वो खत्म करना चाहता हूं लोगों का ना, कि प्री वर्कआउट से डर खत्म करो, एनीबडी कैन हैव प्री वर्कआउट जस्ट बिफोर वर्कआउट। मैं ये भी खत्म करना चाहता हूँ। अरे प्रोटीन पीने से किडनी फेल नहीं होती, अच्छे प्रोटीन पियो, तो वो भी है। बट एक मेरा हिडन विजन भी है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे आने वाली जनरेशन तो पता नहीं क्या करेगी, मेरी जो पिछली 3 जनरेशन है उसमें किसी ने बहुत बड़ा धंधा नहीं बनाया, बिजनेस नहीं बनाया। और जब मैं इस बॉडी बिल्डिंग को परस्यू कर रहा था, तो ये मुझे भी कहा गया था, ये बॉडी बिल्डरों में इतना नहीं होता यार, ये नहीं बना पाते कुछ बड़ा ना, फिजिक तो बना लेंगे, मेडल तो जीत लेंगे। तो मैं उनको बस ये जवाब देना चाहता हूं कि मेरी जो पुरानी पिछली 3 पुश्तें हैं उसमें सबसे बड़ा बिजनेस बनाया तो ये किसी खिलाड़ी ने ही बनाया, जिससे आने वाले खिलाड़ियों को ये हौसला मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं। तो हर बॉडी बिल्डर पे या हर एथलीट पे जो उंगली उठाता है कि ये सिर्फ फिजिक बना सकते हैं, कंपटीशन जीत सकते हैं, बिजनेस नहीं बना सकते, बट ये मेरा हिडन एजेंडा है जो सिर्फ मुझे पता है, अब लोगों को भी पता अब तो चल सबको जाएगा। पता चल गया। और मैं ये बस अपने पापा या जो मेरे दादाजी, जो मेरे जो अब दुनिया में नहीं है बट कहीं भी हैं, उनके मन को खुश होता देखना चाहता हूं, कि यार वो भी कहें कि यार हमारी 3 जनरेशन में कोई तो है जिसने अच्छा बिजनेस बनाया, जिसने 100 करोड़ की कंपनी बनाई, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की कंपनी बनाई। बट उससे पहले वाला जो मेन एजेंडा इज कि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्री वर्कआउट क्या होता है, एक अच्छा वे प्रोटीन क्या होता है, एक अच्छा मल्टीविटामिन क्या होता है, उसको खाने के बाद कैसी सी फील आनी चाहिए। वो हम अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को बता भी रहे हैं कि अगर आप लेट्स से हमारे एक प्रोडक्ट है पावर हाउस, आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको कैसा कैसा सा लगना चाहिए। आप बिलीव करोगे, मैं कभी कभी मंथ में एक लिस्ट निकालता हूं और रैंडम कॉल करता हूं, राहुल जी आपने पावर हाउस खरीदा था? राहुल जी बोलते हैं कौन? मैंने कहा मैं यतंदर सिंह बोल रहा हूँ। कह रहे अरे भैया क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपने पावर हाउस किस लिए खरीदा था और पीने के बाद कैसा सा लगा? और वो ही शब्द होते हैं जिस उद्देश्य से उसको बनाया था। तो मुझे लगता है कि आई एम सक्सेसफुल। हाँ। और इसके अलावा आप जिम और क्या क्या चीजों में इन्वॉल्व हो? मैं जिम्स में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अपने बहुत पहले से ही जब ये समझ में आ गया था कि यार खाली ट्रेनिंग से काम नहीं चले, किसी के जिम में ट्रेनर बनने से काम नहीं चले, खुद के ही सेंटर खोल लेते हैं। तो खुद के फिटनेस सेंटर्स भी हैं। तो सर जिम प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्या? नहीं नहीं, वाई? जिम प्रॉफिटेबल बिजनेस इसीलिए नहीं है क्योंकि एक लोकल ड्रिवन बिजनेस है, मतलब एक लोकेलिटी को ही कैटर करता है। उस लोकेलिटी में भी 4 खुल जाते हैं, इनमें आपस में कंपैरिजन होता है, 1500 वाला है, 1200 वाला है, 2000 वाला है। लोग सस्ते की तरफ ज्यादा भागते हैं, जो क्वालिटी मेंटेन करता है उस पर उतना क्लाइंटेल होता नहीं है, फिर वो भी
उतनी सर्विसेज मेंटेन नहीं कर पाता, बट क्योंकि मैंने इस मतलब अच्छे से किया है, तो मुझे कोई ये कन्विंस ना करे कि जिम जो है वो एक बहुत अच्छा मनी मेकिंग बिजनेस होता है, मैं नहीं मानूंगा। ठीक। अच्छा, कोई कोई व्यक्ति जिम खोलना चाहता है फॉर एग्जांपल, हाँ जी। तो खोलते टाइम क्या क्या ऐसी रुकी मिस्टेक्स है कि यार ये गलती करता है, अभी तो नहीं गलती करी, अब तो तेरा बंद होगा, हाँ। या अगर उसको सक्सेस बढ़ानी है अपने जिम की, तो क्या चीज कर सकता है जिससे चांसेस बढ़े? आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जितने लोग बहुत ही पैशनेट हैं फिटनेस को लेके, और जिनको ये लगता है कि मैं अपना जिम खुद भी चला सकता हूँ, यानी मैं 100 लोगों को दिन भर में खुद खड़ा होकर कैटर कर सकता हूँ, ठीक है, उसको जिम खोलना चाहिए। दूसरा, बहुत बड़ा जिम नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि आरओआई निकलने का नहीं। तो यानी उसको देखना चाहिए, उसको पहले 2,000 स्क्वायर फीट में एक लिमिटेड संसाधन के साथ जिम खोलना चाहिए, लोगों को आने देना चाहिए, एंड जैसे जैसे लेट्स से इनकम बनती है वैसे वैसे उसको इक्विपमेंट या अच्छा पेंट या एक एक्स्ट्रा एसी ऐड ऑन करना चाहिए। बट अगर वो शुरू में उसको लगता है 3 से 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा, 10,000 स्क्वायर फीट का जिम बनाएगा, वाह वाह हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा, फ्रेंचाइजी लेना बेटर है या खुद का ब्रांड? जैसे कई बार कहते हैं कि एक बड़ा ब्रांड है, फ्रेंचाइजी दे रहा है, उससे ले लो। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी भी जिम की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो तुम्हारे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना, कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी करनी है, फ्रेंचाइजी फीस भी देनी है। तो जो मैं मॉडल बता रहा हूं, क्योंकि वो पैशन ड्रिवन आदमी है, उस पर उतना पैसा भी नहीं है, तो वो 50-60 लाख में अपना ठीक ठाक सा एक जिम बना ले, और उससे भी नहीं बनाना चाहता, ही कैन स्टार्ट विद 20 लाख। तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा ना फ्रेंचाइजी लेना। बट हाँ, जो इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहते हैं, जिनके पास अकाउंट में 20-50-100 करोड़ रुपए पड़े हैं, 5 जिम खोल दिए फ्रेंचाइजी लेके, वो कैसे प्रॉफिट करते हैं, क्या करते हैं, मुझे उनकी मतलब आइडिया नहीं है उतना। एक सर, सोशल मीडिया पे आपकी सक्सेस अमेजिंग है, बहुत सारे लोग Thank you so much. चाहते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, प्रयास भी करते हैं, आप जितनी सफलता नहीं पा पाए, आपको क्या लगता है क्या रीजन है उसके पीछे? वन, एंड आज की डेट में अगर कोई बंदा बनना चाहता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तो उसको क्या टिप देंगे पहले जो आपसे सफल हुए, और देन यू टिप्स फॉर अदर? मुझे ये लगता है कि जब आप कैमरे के पीछे कुछ और हो और कैमरे पे आप कुछ और बताने की कोशिश करते हो, तो वो मैच नहीं होता। तो दैट मीन्स जैसे आप हो, अगर आप देसी हो और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी बहुत ज्यादा नहीं आती, तो मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ। बट क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में आती है, तो मैं उनको समझा दूंगा अपनी बात, ठीक है। दूसरा, हर इन्फ्लुएंसर को या हर खिलाड़ी को शब्दों का सही प्रयोग करना नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप अपनी बात किसी को समझा पा रहे हो, दैट्स वो सीखनी चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जबान की बजाय दिल से जब बात करते हो, तो लोगों के वो दिल तक पहुंचती है और लोग तुम्हें प्यार करते हैं। फिर तुम बाटा का पहनते हो, या फिर तुम एडिडास पहनते हो, या तुम एक नॉर्मल शर्ट पहनते हो, या तुम कोई मेरी तरह फिटेड टी शर्ट पहन के बैठो, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो मेरी सक्सेस का तो राज अगर मैं बताऊं, तो मुझे पता ही नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, ये सब कुछ जैसे सीख रहा था। दूसरा, जिस विषय में तुम्हें रुचि हो उसी विषय को कैटर करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी विषय में व्यूज ज्यादा है बट तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है और तुम वो बांटना शुरू कर दो, वो लॉन्गर रन तक नहीं चला पाएगा। तो आई थिंक यही बेसिक वो है। दूसरा, तुम अपने खेल के पक्के खिलाड़ी होने चाहिए, तुम्हें जो बात करना चाहते हो उसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। सोशल मीडिया कैन बी द गुड माध्यम फॉर एनी एथलीट टू टेल पीपल कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। द प्रॉब्लम, हमारे खिलाड़ियों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, ये बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, बट ये अपना दिल किसी को दिखा ही नहीं पाते। आई एम द फर्स्ट वन, मुझे जब लगा कि यार ये कितना अच्छा खिलाड़ी है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये लोगों को अपनी कहानी नहीं सुना पाएगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सुनाना शुरू किया, शुरू में घबराहट होती थी, बट अभी इट्स ऑल सेटल। और खिलाड़ियों के साथ है भी ना कि भी 10,000 खिलाड़ी हैं, उसमें से मेडल जीतेंगे मान लो 10, वो 10 की कहानी फिर भी बाहर आ जाएगी, वो 9,990 को तो अपनी कहानी खुद ही लानी पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि जीतने वाले के साथ साथ हारने वाले की भी पूछ होनी चाहिए, कहानी पूरी बाहर आनी चाहिए ना सारी। भाई मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई नंबर 1 है, हाँ। तो अगर कोई किसी चैंपियनशिप में नंबर 2 या नंबर 7 है, इसका मतलब थोड़ी उसने कोई कम मेहनत की है। हाँ। नंबर 2 वाले ने मेहनत की है, 7 ने भी की है, तो अपनी कहानी तो बाहर आए कम से कम। बट द प्रॉब्लम इज कि उसको वो कहानी सुनानी आनी चाहिए, अपनी स्ट्रगल, अपने
डाउन्स, अपने अप्स, वो सब बताने आने चाहिए। तो सर जबरदस्त मजा आया आपके Thank साथ you so बात करके। much. हमने आम आदमियों की बहुत सारी बातें की, हमने आपकी ट्रेनिंग की बातें की, हमने जिम बिजनेस की बात की, हमने चैंपियनशिप की बात की। अब लास्ट अपन आखिरी आपसे 5 मिनट का समय ले रहे हैं फॉर द रैपिड फायर राउंड। इसमें 1-1 राउंड, वैसे तो मतलब मैं रैपिड फायर वाला आदमी नहीं हूँ। नहीं सर, आप दिल वाले आदमी हो ना, आप रैपिड फायर वाले आदमी हो। ठीक। जो दिल की बातें करता है वो रैपिड फायर ही है, सोच के बोलता है वो अलग आदमी होता है, ठीक है। और इसमें सीधी सी आपके दिल की बात है, जो पहला वर्ड है, ठीक है। आपकी फेवरेट फूड ड्यूरिंग डाइट, जब आप डाइट पे होते हो उस समय क्या पसंद है खाना? दूध। दूध। फेवरेट चीट मील? खीर। योर फेवरेट बॉडी बिल्डर इन इंडिया? मी। फेवरेट बॉडी बिल्डर इन वर्ल्ड? जे कटलर। जे कटलर। व्हाट मोस्ट फिट सेलिब्रिटी यू लाइक अदर देन यू? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज टिल डेट? बॉडी। बिगेस्ट अचीवमेंट यू फील? जब मेरे मम्मी पापा किसी को भी ये बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। ग्रेट सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द अमेजिंग पॉडकास्ट। Thank you so much.